नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भाजपा नेता के खौफ से अपना घर बार छोड़कर गुमनामी की जिंदगी जी रही महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर लगाई मदद की गुहार। सोमवार को जनपद में फिर से फूटा कोरोना बम। 138 नए संक्रमितों के साथ ही जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1123। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर विगत 4 दिनों से जारी राष्ट्रीय लोकदल का धरना सोमवार को प्रशासन के आश्वासन के बाद हुआ समाप्त। सोमवार को मुजफ्फरनगर के सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर की चरतावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शराब तस्कर को 36 पेटी हरियाणा मार्ग का अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। सोमवार को शिवसेना जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिले के एक हिंदू संगठन पदाधिकारी को फर्जी बताते हुए दी मुकदमा कायम कराने की धमकी। तो वहीं उक्त पदाधिकारी ने भी बिट्टू सिखेड़ा पर 1 करोड़ का मानहानि का दावा करने के साथ साथ कहीं मुकदमा कायम कराने की बात। सोमवार को जिले के भूतपूर्व सैनिकों ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। सोमवार को कश्यप व कुमार समाज के लोगों ने प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में सूचित करने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। विगत कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर बुढ़ाना निवासी एक महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला बुढ़ाना क्षेत्र के एक भाजपा नेता तथा पूर्व बुढ़ाना चेयरमैन व वर्तमान चेयरमैन पति पर संगीन आरोप लगाने के अलावा मुजफ्फरनगर पुलिस पर भी उक्त भाजपा नेता के दबाव में आकर कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगा रही है। महिला का आरोप है कि उक्त भाजपा नेता व उसके गुंडों ने उनके बुढ़ाना में स्थित घर में घुसकर उस पर व उसके पति पर जानलेवा हमला करते हुए उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया, जिस कारण वह तथा उसका पति बुढ़ाना स्थित अपना घर छोड़कर उत्तराखंड में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दरअसल यह पूरा मामला बुढ़ाना क्षेत्र के भाजपा नेता जितेंद्र त्यागी से जुड़ा है। उक्त व्यक्ति पूर्व में बुढ़ाना नगर पालिका का चेयरमैन भी रह चुका है तथा मौजूदा समय में भी जितेंद्र त्यागी की पत्नी चेयरमैन पद पर काबिज है। सूत्रों के अनुसार उक्त व्यक्ति क्षेत्र में कई सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर चुका है तथा सत्ता पक्ष का नेता होने के कारण प्रशासन भी इन मामलों में चुप्पी साध लेता है। कुछ दिनों पूर्व भी उक्त नेता एक पत्रकार के साथ मारपीट को लेकर चर्चाओं में रह चुका है, लेकिन इस मामले में भी प्रशासन ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। ताजा मामले में वीडियो वायरल करने वाली महिला का नाम श्रीमती रीता चौधरी है तथा उनके पति का नाम श्री प्रीतपाल पवार है। मेरा नाम रीता चौधरी, कस्बा बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। मैं पूर्व जितेंद्र चेयरमैन और उसके गुंडों के द्वारा मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत को तार-तार किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे पति और मेरे ऊपर गोलियां चलाई और हमारी जान परमात्मा ने बख्श दी और हमें बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की। मेरे पति एक रिटायर्ड अध्यापक है, 67 ईयर्स से हम लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की। हम प्लान कर उत्तराखंड के एक आश्रम में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की। पूर्व जितेंद्र चेयरमैन और उसके गुंडों की दहशत की वजह से हमें अपना घर और स्कूल छोड़ना पड़ा। हमें आश्रम में रहना पड़ रहा है। मैं बदहाली की जिंदगी जीनी पड़ रही है। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह, मैं मोहल्ला पूर्वी पछाला बुढ़ाना का निवासी हूँ और मेरे साथ में बहुत जघन्य अपराध हुआ है। जितेंद्र त्यागी के द्वारा, उसके गुंडों के द्वारा हमारा उत्पीड़न किया गया तथा जानलेवा हमले किए गए, जिससे हमें पढ़ने प्लान करके उत्तराखंड में गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत लगभग 3 वर्ष पूर्व हुई थी, जब श्री प्रीतपाल पवार ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद रीता चौधरी से विवाह कर लिया तथा बुढ़ाने में स्थित अपने स्कूल का प्रबंधक रीता चौधरी को बना दिया।
लेकिन इस बात को लेकर श्री प्रीतपाल के पुत्र जयदीप ने नाराजगी जाहिर की तथा घर में झगड़ा किया। इसी बात का फायदा उठाते हुए जितेंद्र त्यागी ने जयदीप के हिस्से की संपत्ति जयदीप से खरीद ली। जब इस बात का पता श्री प्रीतपाल व उनकी पत्नी को लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन सत्ता के नशे में चूर जितेंद्र त्यागी ने कई बार उक्त दंपत्ति पर हमला कराते हुए उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया तथा एक दिन इनके घर में घुसकर गुंडागर्दी करते हुए महिला की इज्जत को भी तार तार करने का प्रयास किया। इस मामले में डायल 100 कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचाई थी, लेकिन फिर से सत्ता पक्ष के दबाव के चलते इस मामले में पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया तथा इसके बाद भी उक्त भाजपा नेता अपने गुंडों को भेजकर महिला व उसके पति को धमकाकर स्कूल खाली करने का दबाव बनाता रहा। इस मामले में उक्त दंपत्ति ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन चारों तरफ से निराशा हाथ लगने पर उक्त दंपत्ति अपनी जान बचाने हेतु स्कूल में ताला लगाकर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। कुछ दिनों पूर्व महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर प्रशासन से अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद दोषियों पर कार्यवाही की बात कही है, लेकिन क्या जांच के बाद उचित कार्यवाही दोषियों पर हो पाएगी, यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जो कि हर व्यक्ति के दिमाग में कौंध रहा है। या फिर से उक्त भाजपा नेता सत्ता पक्ष में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए क्लीन चिट हासिल कर लेगा। इस विषय में जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया, ये मेरे पास महिला रीता चौधरी आई तो नहीं, लेकिन जानकारी मुझे मिली है। अब मैं टेलीफोन से बात की थी, उन्होंने कहा कि हम प्रकरण में रह रहे हैं, आकर के प्रार्थना मत देंगे। उसने जो भी आरोप लगाया कि उस पर जांच की जाएगी, जांच में जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे हम। दूसरी बात यह है कि किसी भी कोई भी हो, गुंडे तो इस समय बर्दाश्त किसी की नहीं है। दूसरी है कि उसमें जांच की जाएगी, जांच में जो भी सही बात होगी उसमें कार्रवाई होगी। तो पिछले कई साल से नहीं, अब ठीक है, उसे पिछले 3 साल से है, अब पूरी बात करेंगे। उस महिला आए तो सही, उसको बुलाया गया है, अभी आएगी तो बात करेंगे उससे, क्या मामला है, क्या वजह है, क्यों गई है ना। उसमें जो भी सही बात होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, मामला जो है सारे समस्त उच्च अधिकारियों को मालूम भी है, लेकिन फिर भी महिला पर उत्पीड़न किया जा रहा है। नहीं, उत्पीड़न नहीं है, अभी महिला मेरे पास आई भी नहीं है। उसको मैंने टेलीफोन से बात किया उससे कि आप आकर अपनी बात करिएगा, अपनी बात बताएंगी और प्रार्थना मत कार्रवाई करेंगे उसमें। रविवार को जनपद में केवल 66 कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद जिला प्रशासन के साथ साथ जनता ने भी थोड़ा राहत की सांस ली थी तथा उम्मीद की थी कि शायद अब जनपद में कोरोना संक्रमण धीमा पड़ जाएगा। लेकिन सोमवार को फिर से कोरोना वायरस ने लोगों के सभी अनुमानों को गलत साबित करते हुए जनपद के 138 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। इसके साथ साथ सोमवार को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक बयान जारी कर आने वाले अक्टूबर व नवंबर माह के दौरान कोरोना संक्रमण में इजाफा होने तथा संक्रमण के कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ने की बात कहकर पूरी दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। सोमवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 337 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें कुल 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा प्राइवेट लैब के माध्यम से 22 व ट्रूनेट मशीन के माध्यम से 1 व्यक्ति को कोरोना संक्रमित घोषित किया गया है। साथ ही जनपद के 113 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 138 लोगों में साउथ सिविल लाइन से 1, कच्ची सड़क से 1, मीनाक्षीपुरम से 1, इंदिरा कॉलोनी से 1, ब्रह्मपुरी से 1, सिविल लाइन से 1, थाना सिविल लाइन से 1, वकील रोड से 1, जानसठ रोड से 1, SBI कचहरी से 1, गांधी कॉलोनी से 2, नई मंडी से 3, अग्रसेन विहार से 3, संतोष विहार से 1, कृष्णापुरी से 1, पुलिस लाइन से 1, गंगा विहार से 1, गांधीनगर से 3, अलमासपुर से 3, शांतिनगर से 2, मोरना से 1, रैकड़ा से 2, जोली से 1, भोपा से 1, जानसठ से 1, कवाल जेल से 34, भलेड़ी से 1, टिकोला से 5, मकसूदाबाद से 1, मालेंडी से 1, PHC मीरापुर से 1, खतौली से 3, खेड़ी दूधाहेड़ी से 2, बरवाला से 1, बुढ़ाना से 1, पछैला से 1, मिड़कली से 1,
नगर पंचायत बुढ़ाना से 4, थाना चरथावल से 3, सलेमपुर से 1, पुरबालियान से 3, MMH स्टाफ 1, मीका विहार 3, केड़िया वाटिका 1, पारसनाथ 1, रामपुरी से 5, चरण सिंह कॉलोनी से 1, लद्दावाला से 1, साउथ सिविल लाइन से 1, जनकपुरी से 1 तथा पोस्ट ऑफिस से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा सोमवार को भी जनपद के 78 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1123 है। सोमवार को मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर क्षेत्र के किसानों की मुआवजे व अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा पिछले 4 दिनों से जारी धरना प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अधिग्रहित किसानों की भूमि के समान मुआवजे व भूमि पर खड़ी फसल के भी मुआवजे की मांग को लेकर क्षेत्र के किसान राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर धरनारत थे। सोमवार को धरनारत लोगों के बीच अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार वार्ता हेतु पहुंचे तथा धरनारत किसानों की समान मुआवजे की मांग को मान लेने तथा अन्य मांगों के विषय में उनके प्रतिनिधि मंडल को 16 सितंबर को उच्चाधिकारियों से वार्ता करने हेतु आमंत्रित किया। जो भी शिकायतें हैं, चाहे रेट को लेकर के या जो भी बातें हैं, उसका परसों हम लोग 11 बजे बैठ करके आपकी तरफ से कुछ लोग हो जाएंगे, कुछ प्रशासन की तरफ से लोग हो जाएंगे, बैठ करके हम लोग उसका लिस्टिंग कर लेंगे, कहाँ पर क्या है कैसे नहीं है उसको देख लेंगे। और इस तरह इसी साथ साथ फसल के मुआवजे की बात भी आई है, तो वहाँ भी हम लोग बात कर लिए थे आपके आने से पहले। तो जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर साहब उनका कहना है कि चूंकि उनके हेड ऑफिस में भी कोरोना वाला चक्कर चल रहा था, तो कुछ दिन से बंद चल रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसे ऑफिस खुलता है वहाँ जो भी उनके हेड होंगे वो बात करके हम लोगों को जो है पॉजिटिवली कोशिश करेंगे, उसका भी निस्तारण कराएंगे। तो जो भी समस्याएं हैं हम लोग उसको बातचीत करके निपटाएंगे और जो भी किसानों के हित में जो भी होगा हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। वो सारी चीजें हल कराने का प्रयास करेंगे, हल कराएंगे। बैठक से बातचीत से लगातार समस्याएं बहुत सारी हल भी हुई हैं और आगे भी हल होगी। मैं पूरा नेताजी को, दोनों अध्यक्ष जी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें, हम लोग 100% सकारात्मक हैं आपकी मांगों को लेकर के और उसी लिहाज से बातचीत करेंगे और कहीं कोई आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। धन्यवाद। जिसके बाद धरनारत किसान व राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन से संतुष्ट हो गए तथा सभी लोगों ने सर्वसम्मति से धरना खत्म करने की घोषणा की। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी व अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। राष्ट्रीय लोकदल और द्वारा जो धरना चल रहा था यहाँ मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर, तो किसानों की मांग है कि समान मुआवजा और जो खेतों में किसान के फसल खड़ी हुई है भाई उसका मुआवजा दो। अब आप जैसी भी भेज रहे कि फसल को काटा, क्यों काटोगे भाई फसल को? भाई किसान बड़ी मुश्किल से मेहनत से पैदा करता है अपनी फसल को और बहुत मतलब उसमें मेहनत करके खून पसीने की कमाई से पैदा कर रहा है, उसको गन्ना तैयार खड़ा, तो आप उसके मुआवजे के पैसे दो उसके फसल के, गन्ना कट जाएगा या इतना टाइम दो उन्हें, जितना मिल चले वो अपना मिल में काट के घेर लेगा। तो इन चीज़ों पे जो है अभी ये हुआ है कि परसों इन्होंने यहाँ से कलेक्टर से भी बात की, महोदय से हमारी बात करवाई कि परसों ये और अधिकारी रहेंगे विभाग के और इन चीज़ों पे जो है मीटिंग होगी, वार्ता होगी और सहमति से उन्होंने आश्वस्त किया है। लेकिन हमने फिर भी इन्हें कह दिया भाई हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए कि तुम जो है परसों का नाम लेकर कभी यहाँ किसान की फसल काटने लगो, फसल नहीं कटना देने का इतना उनका मुआवजा नहीं मिलता। धरना कितने दिन बाद समाप्त हुआ? 4 दिन बाद। 4 दिन। किन बातों को लेकर? आज अधिकारी आए, इस बीच में तो कोई वार्ता ही नहीं। हमने कहा भाई भाग क्यों रहे आप आमने सामने बैठ कर बात करो। अगर किसान आपको लगता है कि किसान को आपने उसकी ज़मीन का मुआवजा दे दिया तो संतुष्ट करो। बगैर किसान की सहमति के अगर आप खेत पर जाओगे तो टकराव होगा। यहाँ ये लोकदल ऐसे नहीं ज़मीन को कब्जा देने का। यहाँ आज आप लोगों का धरना था, है ना, तो उस धरने में जो है बातें कई सारी शिकायतें और कई सारी मांग रखी गई। जैसे रेट को लेकर के कुछ शिकायतें हैं, कुछ आप लोगों का कहना है कि कुछ घाटे छूट गए हैं जिनका वैल्यूएशन सही नहीं हुआ है, तो ये सभी पर बात की गई। फसल के मुआवजे की भी डिमांड आप लोगों ने किया है, तो सभी मामलों को हम लोगों ने 2 बातें रखी हैं। एक तो जो भी सही स्तर है, जैसे फसल के बारे में है तो फिर हम लोग DFCC से बात कर रहे हैं और इसी तरह से जो भी है परसों भी एक मीटिंग रखी है 11 बजे,
इसमें हम लोग बैठ करके, चूँकि कई सारी शिकायतें वो रिटर्न में जब तक डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं लाई जाएंगी तब तक हम लोग हर पे अलग अलग विचार नहीं कर पाएंगे। तो परसों बैठ करके उन पर सब एक एक करके विचार किया जाएगा और जो है जो भी है उचित उसको जो है कराया जाएगा। मेन परेशानी क्या है सर जो किसानों को धरना पड़ता है? किसानों को मेन रेट को लेकर के ही है, रेट को लेकर के समस्या है इनकी। कुछ मांगे हैं कि जैसे कुछ गांव में रेट ज़्यादा है, कुछ में कम है, तो आप लोगों का डिमांड है कि उनके हिसाब से उनको रेट दिया जाए। तो इसमें हाँ जो भी कानूनी ढंग से हम लोग सहयोग कर पाएंगे या जो भी चल रहा है उसके हिसाब से जो भी कर पाएंगे उसको करने का प्रयास करेंगे। सर कुछ फसलों के मुआवजे की भी मांग? हाँ, मांग किया गया, इसको DFCC को अवगत करा दिए हैं। DFCC से बात चल रही है, अब जैसे आगे वहाँ से निर्णय हो जाता है फिर हम आप लोगों को बता देते हैं। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में मौजूद विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्या, छात्र समस्या तथा आरक्षण आदि की समस्याओं को लेकर 14 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय स्तर पर प्रदर्शन करने का आह्वान सपा कार्यकर्ताओं से किया था, जिसके बाद सोमवार को जनपद में सपा कार्यकर्ता महावीर चौक के निकट स्थित सपा कार्यालय पर इकट्ठा हुए तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कचहरी की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन जनपद पुलिस ने जबरदस्त तरीके से बैरिकेडिंग करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को महावीर चौक पर ही रोक लिया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता सड़क के बीच ही बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आज प्रदेश का किसान व मजदूर भूखों मरने के कगार पर है तथा प्रदेश का युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। इसके अलावा प्रदेश में छात्रों के लिए शिक्षा का उचित वातावरण नहीं होने के कारण प्रदेश के छात्र कुंठाग्रस्त हैं। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा महावीर चौक पर ही प्रदर्शन करने की जानकारी होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा सपा कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता वापस लौट गए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सपा पदाधिकारी शमशेर मलिक व सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी ने बताया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 कार्यक्रमों को लेकर के अपने चारों युवा संगठनों को निर्देश दिया था। समाजवादी युवजन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी और यूथ ब्रिगेड। किसानों की समस्या थी, बेरोजगारों की समस्या थी, छात्रों की शिक्षा संबंधी समस्या थी और आरक्षण की समस्या थी, और जो गरीब लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वो दूसरे प्रदेशों से आगे मर गए हैं, बेहाल पड़े हैं, उनके पुनर्निर्धारण की समस्या थी। तो हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यालयों में चारों युवा संगठनों ने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के जरिए अपनी मांग रखी है, जिससे कि समाजवादी कार्यकर्ता राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी मांग पहुंचाएं और देश और प्रदेश में जनतंत्र को मजबूत करने का काम करें। आज हम लोगों ने प्रदेश हाईकमान के आदेश पर 6 मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारा बेरोजगारी मुख्य मुद्दा। तो हम बेरोजगारों की मांग को रिक्शा के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से लेकर के आए हैं। हमारी मांग है शासन से और प्रशासन से कि वो नींद से जागे और युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम करें। कलेक्ट्रेट जाने का प्रोग्राम था सपा कार्यकर्ताओं को, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहीं पे रोक दिया। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग विपक्ष के लोग अपना काम कर रहे हैं। हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। हमारी किसी भी समय ये इच्छा नहीं थी कि कोई अव्यवस्था फैलाएं, इसलिए हमने प्रशासन की बात मानते हुए प्रशासन ने हमारा ज्ञापन यहीं लिया है। उन्होंने सम्मानित तरीके से हमारा ज्ञापन लिया है, तो हमने यहीं पर अपना प्रोग्राम समाप्त कर दिया। सोमवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके कब्जे से 36 पेटी हरियाणा मार्का देशी शराब के अलावा तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को चरथावल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ लोग एक बोलेरो गाड़ी में सवार होकर हरियाणा मार्का अवैध शराब को तस्करी करके ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने बताए गए स्थान पर घेराबंदी करते हुए बोलेरो गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया तो बोलेरो में सवार व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया,
लेकिन पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए एक शराब तस्कर को गाड़ी समेत दबोच लिया, जबकि उसके 2 अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए तस्कर के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा व कारतूस के अलावा 36 पेटी अवैध हरियाणा मार्ग का देशी शराब तथा कुछ अपमिश्रित शराब के साथ एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया शराब तस्कर सातिर किस्म का अपराधी है तथा जनपद के विभिन्न थानों में इस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये चरथावल थाना क्षेत्र में आज एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार करते हैं और गाड़ी में अवैध शराब लेके जाएंगे। इसी सूचना पे पुलिस ने वहाँ पे घेराबंदी की तो एक बोलेरो गाड़ी जिसमें एक व्यक्ति अमित नाम का व्यक्ति था और एक साजिद नाम का व्यक्ति था। जब जैसे इनको रोका गया तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर अवैध असलाहों से फायर किया, जिसमें अमित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साजिद नाम का जो व्यक्ति था वो फरार हो गया है और एक अन्य व्यक्ति भी था जो साजिद के साथ में था, वो लोग फरार हुआ है। इनके कब्जे से तकरीबन 36 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्ग की बरामद हुई है और कुछ अपमिश्रित शराब भी बरामद हुई है और एक बोलेरो गाड़ी, एक अवैध तमंचा और अपमिश्रित शराब इनके कब्जे से बरामद हुई है। दर्जनों मुकदमे इन पर अभी तक जानकारी हुई है कि दर्जनों मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं और अन्य मुकदमों की भी जानकारी की जा रही है और जो साजिद और एक व्यक्ति अन्य जो फरार हुए हैं उनको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना जिला प्रमुख श्री बिट्टू सिखेड़ा द्वारा मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान श्री बिट्टू सिखेड़ा ने विगत दिनों मुजफ्फरनगर के एक हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे को देशद्रोही बताते हुए उनका पुतला दहन करने पर कड़ा रोष जताते हुए इस संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। श्री बिट्टू सिखेड़ा का कहना था कि इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, जो कि खुद को कट्टर हिंदूवादी बताता है, अनेक हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इसके अलावा उनका कहना था कि देश में लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार ने हिंदू संतों की हत्या के मामले में कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि इस मामले में सच्चाई यह है कि इस हत्याकांड के सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि इसी प्रकार के मामलों में उत्तर प्रदेश के भीतर आज तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री बिट्टू सिखेड़ा ने बताया। आज हमने मीडिया सेंटर पे जो प्रेस वार्ता की है, ये अपने जिले के हिंदुओं को बताने के लिए की है कि कुछ स्वयंभू अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी हिंदुओं को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि इस तरह मुजफ्फरनगर नहीं चलने देंगे। जो कट्टरवादी छवि बताते हैं वो नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले मंडी थाने का एक उदाहरण है कि वहाँ पर एक इनके पदाधिकारी की, जिसका नाम योगिंदर वर्मा है, जो अपने को प्रदेश प्रमुख बताता है, उसकी मुस्लिमों के साथ झगड़ा हुआ और इसने वहाँ पे मंडी थाने में रिपोर्ट कराई। उसके बाद इन्होंने पैसे लेकर के उन मुस्लिमों से फैसला कर लिया। तो और ये अपने को कट्टर हिंदूवादी बताते हैं, क्या ये हिंदुत्व है? आज मैंने बताया किसका पुतला फूका था उन्होंने? हमें पुतले से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं, इन्होंने हमारे जो मुख्यमंत्री को देशद्रोही कहा है, हम उसके खिलाफ, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमारी टीम ने अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा का पक्ष जानना चाहा, तो उनका कहना था कि उन्हें प्रदेश के 52 जिलों के अध्यक्षों द्वारा
प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है तथा इसकी पुष्टि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक तथा केंद्रीय कार्यालय से भी की जा सकती है। इसके अलावा उन पर अनलग्न आरोप लगाने वाले बिट्टू सिखेड़ा तथा उनकी टीम पर अखिल भारत हिंदू महासभा 1 करोड़ का मानहानि का दावा करने के अलावा मुकदमा भी कायम कराने जा रही है। फर्जी बताने वाले जो भी शिवसेना के पदाधिकारी हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा उसे बता देना चाहता हूं कि 16 सितंबर 2018 को मुजफ्फरनगर में ही प्रदेश अधिवेशन हुआ था, जिसमें 55 जिला अध्यक्षों ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष चुना था और केंद्रीय कार्यालय पर श्री चंद्र प्रकाश कौशिक विराजमान हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। जो केंद्रीय कार्यालय पर विराजमान होता है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और अखिल भारत हिंदू महासभा ने निर्णय लिया है कि बिट्टू सिखेड़ा और उसकी टीम पर 1 करोड़ के मानहानि का दावा कल हिंदू महासभा करेगी और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। हमें फर्जी बताने वाले अगर सिद्ध कर दे कि हम फर्जी हैं तो हम पूरी राजनीति छोड़ देंगे और स्वयं को गोली मार लेंगे। उनका कहना है कि आप ही किसी पार्टी अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो तो कोई अध्यक्ष नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं हुई। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र कौशिक जी से हमारी बात हुई है। आप उनका नंबर लेकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, केंद्रीय कार्यालय में पता कर सकते हैं। और 16 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक की भव्य प्रेस वार्ता मुजफ्फरनगर में होने जा रही है। सब लोगों को पता चल जाएगा कौन असली है कौन नकली। सोमवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के दर्जनों भूतपूर्व सैनिकों ने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। सोमवार को जनपद के दर्जनों भूतपूर्व सैनिक कैप्टन सुरेश चंद्र त्यागी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना था कि महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने एक भूतपूर्व सैनिक पर उद्धव ठाकरे का कार्टून बनाने के कारण कातिलाना हमला किया तथा प्रशासन ने उल्टे भूतपूर्व सैनिक पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही संतों की खुलेआम हत्या कर दी जाती है तथा सरकार उनके हत्यारे को पकड़ने के बजाय खुलेआम घूमने की आज़ादी दे रही है। इन सैनिकों का कहना था कि हम सैनिक हैं तथा हम देश की आन बान व शान की खातिर जान देना जानते हैं तो जान लेना भी जानते हैं। इसलिए यदि शिवसेना सरकार ने इस मामले में कोई उचित कदम नहीं उठाया तो हम लोग महाराष्ट्र पहुंचकर इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सुरेश चंद्र त्यागी ने बताया, हम इस बारे में ज्ञापन देने आए हैं जो मुंबई में संतों के साथ, महिला के साथ और पूर्व सैनिकों के साथ जो गुंडागर्दी शिवसेना ने दिखाई है उसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देते हैं कि तुरंत उद्धव सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन किया जाए, क्योंकि एक सैनिक सरहद पर इसलिए नहीं लड़ता है कि वो जैसे गुंडों की रक्षा कर सके। हम लड़ते हैं महिलाओं के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। गुंडों को गद्दी पर बैठाने के लिए हम नहीं लड़ते। तो हम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ शिव सेना, शिव प्रतीक है, आराध्य है, हमारे पूरे संसार के आराध्य हैं और शिव का नाम रख के, सेना का नाम रख के, जो अनुशासन की प्रतीक है, जो संयम की प्रतीक है, जो बलिदान की प्रतीक है, उसका नाम लेकर के गुंडागर्दी करते हैं वो लोग और ड्रग माफिया बने हुए हैं। लोगों को ड्रग वो करके हमारी पूरी युवा पीढ़ी को वो नशे के भेंट चढ़ा रहे हैं, जिनमें शिव सेना के गुंडे सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। यदि उनको टोका गया तो वो ये गुंडागर्दी दिखाएंगे। यदि उद्धव में हिम्मत है तो हम पूर्व सैनिक पूरे इकट्ठे होंगे मुंबई में और वो मार करके दिखाएं। वो क्या कहता है कि मैं इसलिए चुप हूँ, मेरी चुप्पी को कमजोरी न समझे, लेकिन पूर्व सैनिक यदि अनुशासन में रहते हैं तो हम अनुशासन में सबक सिखाना भी जानते हैं। ये मदन शर्मा जी पे क्यों हमला किया गया? मदन शर्मा जी पे केवल आज ये देखिए कि पूरे मीडिया पे दुनिया भर के कार्टून चलते हैं। यदि मदन शर्मा ने एक कार्टून फॉरवर्ड कर दिया तो क्या बम फट गया। शिवसेना रोज सैकड़ों ऐसे जो है वो वायरल करती है और सैकड़ों फॉरवर्ड करती है जो गुंडागर्दी का प्रतीक है। उन पे आज तक क्यों नहीं किया? दाऊद इब्राहिम पे आज तक क्यों नहीं? पालघर की संतों पे लेकर भी आप लोगों ने नारेबाजी की। हाँ बिल्कुल। तो उन पे क्या कार्रवाई? उन पे कार्रवाई जो भी उनके
जो भी वो अपराधी है उनको फांसी दी जाए और मदन शर्मा पे जिन्होंने हमला किया है उन पे जानलेवा हमला के धाराओं के अंतर्गत केस चलाया जाए तथा उन्हें सजा दी जाए। सोमवार को मुजफ्फरनगर में कुम्हार व कश्यप समाज के दर्जनों लोग कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा इन जातियों समेत कुल 17 अन्य जातियों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत परिभाषित करने की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। समाज के लोगों का कहना था कि सन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसके भीतर बेलदार, गोंड, पासी, तुरहा, मझवार तथा शिल्पकार जातियों को अनुसूचित जाति के तौर पर अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा इन जातियों की 17 उपजातियां भी हैं जिनको आज तक भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अब इन 17 जातियों को संविधान में परिभाषित कराने के लिए सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने हेतु आज समाज के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए समाज के एक व्यक्ति ने बताया। आज प्रजापति, कश्यप, कहर, झींवर, मल्ला, माझी ये 17 जातियों के आरक्षण अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के नाम कि शिल्पकार, गोंड, मझवार, तुरहा, बेलदार, पासी ये मूल रूप से अनुसूचित जाति की जातियां हैं। इसकी 17 जातियां हैं जो उपजातियां हैं। कहार, कश्यप, मल्ला, माझी, मछुआ, बिंद, राजभर, भरभर इनको परिभाषित किए जाने के संबंध में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। जो 1950 के जब संविधान बना था तो वे 5 जातियां मूल रूप से अनुसूचित जाति की श्रेणी में हैं, किंतु उनको आज तक परिभाषित वाला जो आदेश है वो पारित नहीं हुआ। आज उसी के लिए आज लोकसभा चालू है तो माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का संज्ञान इस ओर लाने के लिए कि इनको आप सदन में पास करिएगा। इसीलिए आज हम ये धरना प्रदर्शन कर ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी ये मांग पूरी की जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।